नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित कार्यक्रम आर पार। प्रधानमंत्री मोदी ने सीटों का टारगेट तय कर लिया है, सेट कर दिया है और करप्शन के खिलाफ एजेंडा भी सेट करके दे दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है कि चुनाव में बीजेपी की 370 से ज्यादा सीट और गठबंधन यानी एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि चाहे जो भी कर लो, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी ये जंग अर्थात लड़ाई चलती रहेगी और जिसने देश को लूटा है उसे पाई पाई लौटानी भी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के कुछ घंटों बाद ईडी ने दिल्ली में करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन लिया और आम आदमी पार्टी से जुड़े 3 बड़े लोगों के घर ईडी की रेड हुई, यानी ईडी की रडार पे आ गए। 10 से ज्यादा ठिकानों पर रेड मारी गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी और सरकार से लेकर ईडी तक आरोपों की एक बड़ी झड़ी लगा दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या करप्शन का मुद्दा विपक्ष पर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि याद कीजिए पिछले साल चुनाव में बीजेपी ने करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाया था और 3 राज्यों की सत्ता बीजेपी के हाथ में आ गई थी। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि मुद्दा करप्शन का है और मोदी ने नारा दिया था, याद करिए 2014 के चुनाव में जब पहली बार नरेंद्र मोदी चुन के आए थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो आज की चर्चा जोरदार होगी आर पार में। पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये सिर्फ संदेश नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी का एक्शन लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी ने ईडी पर पर्दाफाश करने का दाव चला, लेकिन इससे पहले ही केजरीवाल के निजी सचिव वैभव कुमार, आपके राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ कुमार ईडी के रडार पर आ गए। उधर बीजेपी लगातार कह रही है कि अगर दाल में कुछ काला नहीं तो केजरीवाल ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे। ये सब गंगोर और पुरजोर ड्रामा और भ्रष्टाचार जो है उसका सिलसिला चारों तरफ मिलता है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन के जवाब में ईडी के सामने कौन सी तारीख को कितने समय पर पेश होने जा रहे हैं। अगर आपको इतना ही आत्मविश्वास है कि आप 370-400 सीटें ला रहे हैं तो इस तरह की हथकंडों पर तो आपको नहीं उतारू होना चाहिए। डोरबेल ईडी की बजती है, वो विपक्षी नेताओं के घर में ही बजती है। आप बोल रहे हैं कि ईडी तंग कर रहा है, ईडी तंग कर रहा है, ईडी तंग कर रहा है। अरे भाई, रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से होए? गलत काम करोगे तो फंसोगे, जाना तो पड़ेगा ही। ईडी सीबीआई पे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा उनको अपने सही ठिकाने पे पहुंचाया जा रहा है और जिन लोगों ने देश के साथ विश्वासघात किया उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। ईडी और सीबीआई का भी इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, ऐसा विपक्ष के अधिकतर नेता कह रहे हैं। चारा खाएं वो, घोटाला करे वो, जमीन खाए उनका दामाद और आरोप आप ईडी पर मढ़ेंगे तो ये कहां का नया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि ईडी गलत बयानबाजी और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है। क्या ईडी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट अपने लेटर हेड पे कोई दिया है? इस बीच बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी अपनी यात्रा में एक कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं और जब कुत्ते ने नहीं खाया तो वही बिस्किट उन्होंने अपने कार्यकर्ता को दे दिया। इस घटना पर राहुल गांधी का भी बयान आया है। वो बिल्कुल घबराया हुआ था, कांप रहा था और मैंने जब उसको बिस्किट दिया वो डर गया
तो मैंने उसको मालिक को दिया कि भैया आप दे दो, ये आपसे आपके हाथ से खा लेगा। फिर वो मालिक ने उसको दिया, वो खा गया। तो इसमें मतलब इशू क्या है? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष जांच से ध्यान भटकाने के लिए ईडी पर सियासी दांव आजमा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो आज का आर पार, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैजिक वॉल की तरफ चलते हैं। रडार पर आए विपक्ष के बड़े चेहरों का विश्लेषण हम आपको बता रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर विपक्षी हाहाकार का भी विश्लेषण। तथ्य नंबर 1, विपक्षी गठबंधन के ज्यादातर दल भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए हैं। ये आप तस्वीरें उसकी देख रहे हैं। दूसरा बड़ा तथ्य है, भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी को 3 राज्यों में सत्ता मिली है। और तीसरा बड़ा तथ्य यह है कि लाख कोशिशों के बाद भी मोदी सरकार पर करप्शन का कोई दाग चिपका नहीं है। चौथा तथ्य यह है कि भ्रष्टाचार वाली छवि चुनाव में विपक्ष की कमजोर कड़ी बन गई है। ये 4 तथ्य हैं और इन्हीं 4 तथ्यों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बड़ा सवाल लेकर आते हैं। आज का बड़ा सवाल क्या है? आइए, आज का बड़ा सवाल है भ्रष्टाचार पर चोट से 400 सीटों के लिए क्या मिल जाएगा वोट? आज का ये मूल सवाल है। शहजाद पूनावाला मेरे साथ इस चर्चा में है, तनुज खत्री मेरे साथ है, जेएमएम के मेरे साथ राजेश गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं, उनका अभिनंदन है, विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के, आपका भी अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत राजेश जी आप ही से कर लेते हैं। आपको मेरी आवाज मिल रही है राजेश जी? आ रही है अविश भाई, बिल्कुल बहुत अच्छे जा रही है। राजेश जी, क्या आपको लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था ना, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, जब 2014 में उन्हें सबसे पहले सत्ता मिली थी, और कल भी जब संसद में वो बोले तो यही बोले कि मैं जिसने देश को लूटा है, पाई पाई लूटी है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और जब ईडी की कार्रवाई होती है तो आप लोग कहते हैं कि देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। राजेश जी। अमीश भाई, मैं तो ये मानता हूं कि मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा मैं किसी को भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, पकड़ पकड़ के अपनी पार्टी में लेके आऊंगा। इसीलिए अजीत पवार जी, हेमंत विश्व शर्मा जी और ऐसे ही अनेकों नाम आपको मिल जाएंगे जिनके लिए बड़ी बड़ी सीडी निकालते हैं, शोर मचाते हैं, रैलियों में बोलते हैं और फिर उन्हें अपनी पार्टी में लेके आते हैं। और एक भ्रष्टाचार के बारे में तो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए आप ही बताइए, सुप्रीम कोर्ट इससे ज़्यादा क्या कहे कि हम आंख मूंद के नहीं रह सकते, हम लोकतंत्र की हत्या होते हुए नहीं देख सकते। ये कल कहा सुप्रीम कोर्ट ने। खुलेआम वीडियो के ऊपर बेईमानी हो रही थी। इससे ज़्यादा जिसे कहते चोरी तो बहुत छोटा शब्द है, सीधे सीधे हत्या लोकतंत्र की करते हुए लोगों ने देखा है, किसी सबूत की जरूरत नहीं है। तो जिस बात को आपने कहा, तो आप कह रहे हैं कि जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुआ, ईडी भी उसी तरह की कार्रवाई कर रही है, ये आपका आरोप है? बिल्कुल बिल्कुल यही है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो आपने कहा कि मोदी जी ने कहा है, वो यही कह रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ईडी की कार्रवाई पर तो कुछ नहीं बोला, चक्कर को अपने साथ शामिल कर दूंगा। अगर आप ये ज्ञानवर्धन जरूर करिए, देश की जनता का भी हमारा भी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पे कुछ नहीं बोला। उन्होंने जो ये टिप्पणी करी है, ये चंडीगढ़ के मामले में करी है। देखिए, जो बात आपने मुझसे पूछी मैंने उसका जवाब भी दिया जी। दूसरा, ईडी ने क्या करा उसके ऊपर आपने कल आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखी होगी, जिसके ऊपर यह साफ साफ कहा गया कि जो ईडी के पास में दस्तावेज या सबूत होने चाहिए थे सीसीटीवी फुटेज के, वही गायब है। उसके ऊपर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अभी तक कोई जवाब ईडी ने दिया नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है ये कि अगर आप कोई गवाही लेते हैं तो आप उसकी सीसीटीवी फुटेज बनाएंगे ताकि ये पता लग सके कि आपने गवाह को डराया, धमकाया या पीटा तो नहीं है। ठीक है, कोई सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं सर, वहां पे गायब है। तो ये भी तो एक भ्रष्टाचार है। ये
अमीश जी, आपने कहा कि हमारा नारा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर इनका नारा पता है क्या है? करूंगा मैं भ्रष्टाचार, ये मेरा शिष्टाचार, कोई पकड़े तो चिल्लाए अत्याचार अत्याचार और खेलो विक्टिम कार्ड। क्योंकि देखिए, दो पार्टी जिन पे अभी ये आरोप लग रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी पहली बार जेल कब गए? 97 में। पहली बार कन्विक्ट कब हुए? 2013 में। हम थे ही नहीं सीन में। जेएमएम, उनके 3 सांसद जब पहली बार कन्विक्ट हुए, 93 का केस था, 97 में कन्विक्ट हुए, हम थे ही नहीं सीन में। पर आज मैं पूछना चाहता हूं कि इनसे पूछे, ये कहते हैं ना विंडिक्टिव पॉलिटिक्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी। 338 करोड़ का बोला है मनी ट्रेल है। अभी सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहे थे टिप्पणियों को, उन्होंने तो ये ऑर्डर में कहा है 338 करोड़ का, उन्होंने ऑर्डर में कहा मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिलेगी, संजय सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं ये है सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने अब बताइए कि ये कौन सा वेंडेटा पॉलिटिक्स है या ये नॉर्मल पॉलिटिक्स है, जिसमें कि ये खुद कह रही कि आप भ्रष्ट, और इन्होंने कहा कि सीडी दिखाकर पलटा देते हैं। तो सुनिए, जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो। अब बताइए कौन सी ऐसी सीडी है कांग्रेस पार्टी के बाद कि उन्होंने पलटा दिया? नहीं क्या बाइट सुना रहे थे वो? अरे मुख्यमंत्री होने के बाद इन्होंने क्या कहा था कि आदरणीय शीला दीक्षित जी भ्रष्ट है, जेल में डालेंगे। क्या हुआ उस बात का? अब ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 पार्टियां गई थी कि ईडी ने कोई विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं की है, तो उसके ऊपर भी बता दिया। और आखिरी आरोप उन्होंने जो लगाया कि देखिए ईडी जो है, उन्होंने ऑडियो टेप गायब कर दिया। कितना झूठ बोलते, ईडी ने आकर क्लैरिफाई किया कि ये इंटेरोगेशन में पहले बार बार झूठा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, क्योंकि ये देखिए जो अपना चरित्र होता है ना, जो अपनी ही बातें होती है, वो दूसरों पर लगाने का आरोप करते हैं। मुझे बताइए सबसे बड़ा सर्टिफाइड झूठा कौन है भाई? गडकरी जी ये झूठे हैं या भ्रष्टाचारी है कहने के बाद नाक रगड़कर माफी मांगी थी। अरुण जेटली जी के बारे में आरोप लगाया, नाक रगड़कर माफी मांगी थी। बाकी सब छोड़ दीजिए, इन्होंने कहा था 800 करोड़ रुपए का ऑडियो टेप है हमारे पास कि इन्होंने पार्टी के लिए तैयार करके रखे तोड़ने के लिए। 2022 का आरोप था, आज तक वो ऑडियो टेप सामने क्यों नहीं लाया? अमीश जी बताइए, तो सबसे बड़े झूठे कौन है? राजनीतिक पटल पर दिल्ली पुलिस का नोटिस भिजवा दिया इनको। ऐसा है, देखिए ये विचित्र स्थिति है। आरोप जब इन पे लगते तब भी भगौड़े और आरोप लगाकर भी भगौड़े। मतलब किसने ना एलिगेशंस जब लगे तो ऑन द रन, और एलिगेशंस लगाकर हिट एंड रन। ये हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स है। लेकिन अपनी सीटें तो ये 400 पार करना चाहते हैं और आप पर भ्रष्टाचार का वार करना चाहते हैं। राजेश जी, बचेगा कैसे? देश की जनता है। अब देश की जनता को तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब देश की जनता को कैसे समझाएंगे? कांग्रेस कैसे समझाएगी? आप लोग कैसे समझाएंगे? अमीश भाई मामला फंस गया है भ्रष्टाचार पर। कोशिश तो इनकी यही थी, सुनिए, कोशिश तो यही थी कि देश की जनता को ये बरगलाएं इस तरीके से, लेकिन देश की जनता इतनी बेवकूफ है नहीं जितना ये भाजपा वाले समझते हैं। देखिए, आज बच्चे को ये पता लग गया है कि 2019 के अंदर पीएमएलए एक्ट में जो बदलाव करे, उसके बाद में जमानत मिलनी लगभग नामुमकिन सी हो गई है ईडी के अंदर। अब तो ये प्रूव करना पड़ता है कि हमने कुछ नहीं किया। पहले होता था जो दोष लगाता था उसको प्रूव करना होता था। देखिए, हमने कुछ कहा तो इन्होंने हमको नोटिस भेज दिया। मतलब हमें तकलीफ है, हमने कहा कि हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं तो नोटिस हमको आ रहा है। अब ऐसे तो मोदी जी रोज बोलते हैं कि शरद पवार जी की पार्टी सबसे भ्रष्ट है, तो क्या मोदी जी को नोटिस भेज दिया जाएगा कि बताइए कि कैसे भ्रष्ट है? बोल सकते हैं ना, और उन्हीं के हाथ में जाके दिया जाएगा वो नोटिस, जैसे ये जिद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के हाथ में देंगे। अब बताइए, इस बात का जवाब दे जाएंगे शहजाद भाई? हाँ, मैं जवाब देना चाहता हूं। शहजाद कह रहे हैं कि माफी मांगी। अरे भाई, अंग्रेजों से माफी मांगने वाली पार्टी में चले गए हो शहजाद भाई। आप अंग्रेजों से माफी मांग के जवाब पैसे लेते थे। देखिए, सबसे पहले तो सुन लीजिए ना भाई, आपने बीच में आप जितना मर्जी शोर मचाइए, उनको आप काफी लंबा समय देते हो मेरे लिए। शहजाद भाई, किसी के कहने से कोई करप्ट नहीं होगा। आप कितना भी शोर मचा लो, आप स्लो कर सकते हो चीजों को। और आप डर रहे हो, आप डर रहे हो, एजेंसी डर रही है। आम आदमी पार्टी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है। देखिए, डर के कारण आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। देखिए, खुलासे का डर है। डर का प्रभाव ऐसा है कि जिस पार्टी को समाप्त कर दिया दिल्ली और पंजाब में, उसी के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है। तो डरे हुए ये है या डरे हुए हम हैं? छोड़ देते इस बात को। अब मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, बाकी सब पर तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ना, छोड़ दीजिए इसको। लालू 4 बार कन्विक्टेड है, इसके बारे में तो केजरीवाल जी ट्वीट करते थे। पवन मुड़ी कन्विक्टेड करप्ट है। एक चीज नोट कीजिए, डिफरेंस है दोनों में, कन्विक्टेड करप्ट होना और नॉर्मली किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगे। अभी इसको भी छोड़ देते। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा पीएमएलए एक्ट में बदलाव किया। कितना झूठ बोल जाते भाई। ये पीएमएलए एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और छोड़ दीजिए, सीबीआई के कोर्ट में भी आज तक मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली। इसको बेल नहीं मिली है विजय नायर को, क्योंकि सीबीआई के मामले तो पीएमएलए में नहीं होते, आईपीसी में होते, सीआरपीसी में होते, पीओसी में होते हैं। बाकी सब छोड़ दीजिए। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हम लोग जो है आरोप लगाते हैं तो हम पे ही नोटिस आ जाती है। मैं आपको एक वाक्य सुनाना चाहता हूं सौरभ भारद्वाज का 2022 से, सुनिए। पता कीजिएगा, ऑडियो टेप की सौरभ जी बात हो रही थी, उसके लिए अभी तक कुछ नहीं बताया हमारी पार्टी ने। सही समय पे सब कुछ आपके सामने रखेंगे और ऐसे ऐसे सबूत सामने रखेंगे
कि भारतीय जनता ये 2022 में आप मुझे बताइए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्योंकि आपने पढ़ा अमित जी 10 सेकंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में यदि आपके पास जानकारी हो प्रूफ हो कि कोई करप्शन हुआ है प्लीज बीच में मत बोलिए तो इसको आपको ही स्वयं देना भाई अमित जी आपने डिस्टर्ब करवा दिया 10 सेकंड दे दीजिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आपने पढ़ा है अमित जी उसमें अगर आपके पास कोई सबूत हो तो उसको तुरंत आपको देना है पब्लिक सर्वेंट के ऊपर तो और भी जिम्मेदारी है अब बताइए 2022 वाला ऑडियो टेप अभी तक क्यों नहीं दिया ठीक है आपने सवाल पूछा 2022 का जो आपने बोला था कि हम सौरभ भारद्वाज ने कि हम सबूत रखेंगे वो सही समय कब आएगा 2022 से 2024 आ गया है तो गुप्ता जी सही समय का इंतजार कर रहे हैं अभी भी 2 साल बाद भी अमीश भाई 2014 के अंदर हमने एक स्ट्रिंग दिया एक वीडियो दी सारे के सारे हमारे न्यूज चैनल्स पे चली भाजपा ने खुद अपने उपाध्यक्ष डागर साहब को नोटिस भेजा कि बताइए इसमें क्या है क्योंकि फंस गए थे भाजपा के खुद उपाध्यक्ष दिल्ली के 4 करोड़ रुपए रिश्वत दे रहे थे हमारे एक विधायक को क्या करा दिल्ली पुलिस ने क्या करा क्या भाजपा ने करा हमने दिया ना अब हम इनको बताते रहे ताकि ये सचेत होते रहे हम बिल्कुल नहीं करेंगे जब सही समय आएगा बिल्कुल करेंगे तो 2 साल में सही समय नहीं आ रहा इस तरीके की आपने वो शेर सिंह डागर वाली बात करी वो वीडियो जब आया था तो चलाया था तो ये वीडियो भी दीजिए ना मैं आपको कह रहा हूं मैं चलाऊंगा मैं प्रामाणिकता से बोल रहा हूं मैं इस वीडियो को चलाऊंगा वीडियो तो दीजिए मुझे मालूम है आप चला दोगे लेकिन ये क्या करेंगे शेर सिंह डागर वाला वीडियो भी भाई आप तो चला दोगे लेकिन भाजपा वाले तो कुछ नहीं करते अरे भाजपा उत्तराखंड में सरकार तोड़ी महाराष्ट्र में सरकार तोड़ के बनाई आप एक विधायक तोड़ रहे हुए नेता हैं तो वीडियो तो आना चाहिए ना अगर वीडियो है तो वीडियो को पटल पे रख देना चाहिए ट्वीट कर दीजिए आप लोग सबको उठाना पड़ेगा सही समय तो आने दीजिए देखिए हर चीज की एक टाइमिंग होती है मेरे भाई सही समय आने दीजिए क्योंकि ये सतेज हो जाते हैं इन्होंने मध्य प्रदेश में तोड़ के बनाई ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड में तोड़ के बनाई 2016 में ये वही लोग हैं राजेश जी you made your point 20 seconds शहजाद then विवेक श्रीवास्तव and तनुज खत्री they are also waiting शहजाद जी देखिए टाइमिंग पे मुझे याद आया आप अपनी टाइमिंग तो 400 सीटों वाली करना चाहते हैं इनकी टाइमिंग क्यों खराब कर रहे हैं देखिए इनका टाइम खराब चल रहा है इसीलिए इनका टाइमिंग ही नहीं हो पा रहा है मुझे बताइए कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बहुत क्लियर कट है कि पब्लिक सर्वेंट के पास भ्रष्टाचार का सबूत हो तो उसको तुरंत देना है टाइमिंग के हिसाब से नहीं देखा जा सकता और मैं दूसरी बात कह रहा हूं चलिए छोड़िए उस समय पर उनकी पंजाब सरकार नहीं थी अब तो पंजाब की सरकार पंजाब की पुलिस है कोई भी भ्रष्टाचार का मामला कहीं पर भी हो पंजाब में एफआईआर हो सकती है और 2004 से 14 के बीच में आप बताइए कितने एफआईआर आपने शेर सिंह डागर पर करवा दिए अगर आपको लगता है कि पुलिस ने उपयुक्त कार्रवाई नहीं की तो क्रिमिनल कंप्लेंट जाकर कोर्ट में फाइल करके केस करवा सकते हैं व्यवस्था है तो बताइए राजेश गुप्ता जी क्योंकि आप एक विधायक है इतनी हल्की बात आप नहीं कर सकते अब मुझे बताइए कि शेर सिंह डागर वाले मामले में कितनी बार आप लोगों ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की और पंजाब के ही पुलिस के पास आपने क्यों नहीं दे दिया ये ऑडियो टेप पंजाब पुलिस पर भी भरोसा नहीं मतलब भगवंत मान पर भरोसा नहीं है सुनिए आप क्या बोल रहे हैं ठीक है आप भगवंत मान पर ही भरोसा ओके 30 सेकंड गुप्ता जी राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के 30 सेकंड सीरियस डिबेट की बात करो अब आप कह रहे हो मैं पंजाब में दे दें कल को हमारी कहीं और सरकार बन जाएगी वहां दे देंगे दिल्ली के पास में है ना पुलिस के पास में पब्लिक फोरम पे वो टेप है आप बताइए आप कुछ करेंगे नहीं करेंगे आपकी पार्टी का अध्यक्ष सीधे सीधे ऑफर कर रहा है एक पार्टी को तोड़ने की बात कर रहा है सरकार को तोड़ने की बात कर रहा है और आप कह रहे हो कि पुलिस में दे दो वीडियो दिखाई नहीं दे रही आपको दिखाई दे रहा है वो आदमी ऑफर कर रहा है बताओ उसमें क्या है वाक्य दे दीजिए अमित जी एक वाक्य जी इधर दे दो उधर दे दो राजेश जी एक सुनिए राजेश जी आपने एक सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे देता हूं स्पेसिफिक जवाब दे देता हूं राजेश जी कल सुबह 10 बजे चलिए आप शेर सिंह डागर के खिलाफ और जो 2022 वाला ऑडियो टेप है वो दोनों आप दे दीजिए पुलिस में मैं कार्रवाई करवाता हूं चलिए 10 बजे सुबह मैं कह रहा हूं आया ना अरे बोले ना आया ना पंजाब में करानी नहीं है दिल्ली पुलिस में चल रहा है करानी नहीं है तो कराना क्या है मतलब कि केवल और केवल नौटंकी करवानी है इसीलिए हमारी गारंटी इनकी नौटंकी देख लीजिए आप यहां पर खुला खुला आपके सामने नौटंकी करवानी है ड्रामेबाजी करवानी है जी विवेक श्रीवास्तव तनुज खत्री अरे यार ड्रामेबाजी सबने वो वीडियो देखी है प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है यार वो पैसे ऑफर कर रहे तुमने नहीं देखा अरे तो प्रत्यक्ष दे दीजिए प्रमाण दे दीजिए अमीश देवगन से बड़ा 7 बजे का शो बताइए दे दीजिए 7 बजे चलेगा 7 बजे चलेगा मैं तो खुद ही बोल रहा हूं कि अगर प्रमाण है विवेक जी आप मेरे कार्यक्रम में अरसे से आ रहे हैं और आज से नहीं मतलब काफी टाइम से आ रहे हैं और आपसे बड़े नेता भी आते रहे मैं पूछ रहा हूं कि अगर प्रमाण है तो सामने रखना चाहिए खुलासा करेंगे 2022 में खुलासा करेंगे 2024 में सुबह 10 बजे खुलासा करेंगे लेकिन वो खुलासा हो रहा है लेकिन सबूत नहीं रखे जा रहे पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में कह दिया कल कि 370 तो बीजेपी की और 400 पार हम होंगे तो अब बताइए भ्रष्टाचार का लेबल लेफ्ट पार्टी भ्रष्टाचारी नहीं है इसमें कोई दो राय नहीं है आपकी किसी नेता पे कोई बड़ा आरोप भी नहीं है लेकिन आपके अगल बगल जो बैठे हैं उन पे बहुत गंभीर आरोप है
एक तो जेल में है और एक पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं जिनको बेल नहीं मिल रही है। जी जी। तो जेल बेल के चक्कर में आप किस खेल में फंस गए विवेक जी? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। करप्शन जो है उसके खिलाफ हमें लड़ना है, और चाहे कोई ऑपोजिशन पार्टी या ऑपोजिशन पार्टी का नेता या रूलिंग गठबंधन का कोई नेता या भाजपा का नेता कोई भी हो, एक्शन शुड बी टेकन। ये लॉन्ग टर्म में राष्ट्र हित के लिए जरूरी है, ये हमारा मानना है। अब दूसरी बात है, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है अमीश जी, ये सवाल अरविंद केजरीवाल जी से भी पूछा गया था, ये सवाल हमसे भी पूछा जाता है, आपने पूछा। तो इसका एक सवाल यह है कि हम लोग इसको एक अघोषित आपातकाल का समय मान करके चल रहे हैं। मंदिरों और मस्जिदों की पॉलिटिक्स चल रही है, संविधान को बदला जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की बातें हो रही हैं। तो देश के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ा खतरा है, जिससे जो बेसिक सोशल फैब्रिक है इस मुल्क की, वो बिल्कुल टूटने के कगार पे है। माइनॉरिटीज को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की पूरी एक कोशिश है, रोज ह्यूमिलिएशन होता है किसी ना किसी तरीके से, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी चल रहा है। तो इस वक्त उस इशू के ऊपर ये सारी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं। ये पार्टियां इसलिए नहीं इकट्ठा हुई हैं कि कोई एक पार्टी दूसरी किसी पार्टी के किसी भ्रष्ट नेता को समर्थन दे रही हो। ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा जिसपे INDIA लड़ेगी, ये बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी चीज, TN सेशन के एक शब्द थे, उनसे पूछा गया एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आपकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन क्या है? तो TN सेशन ने कहा कि मैं इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन बड़े लंबे समय से हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश रही है टू प्रूव टू द पीपल ऑफ दिस नेशन। बहुत बड़ी खबर आ रही है, 2004 से 2014 तक यूपी का कार्यकाल था, उस पर बीजेपी का शासन, मोदी सरकार व्हाइट पेपर लेके आएगी, श्वेत पत्र लेकर आएगी। ये अपने आप में बड़ा होगा। यूपीए सरकार के 10 साल के कुशासन के ऊपर श्वेत पत्र लाने वाली है, जो आर्थिक कुप्रबंधन किया गया उस पर व्हाइट पेपर लेके आएगी। और देश के अंदर मिनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी हो रहा है, देश के अंदर अघोषित आपातकाल हो रहा है। पूनावाला जी, आप कर क्या रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इन्होंने जो अभी बातें कही, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो लोकतंत्र बचाओ वाला जो ये गैंग है, उनको पूछिए कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि सुधाकरन की गिरफ्तारी विजयन ने गलत तरीके से की, वो ऑटोक्रेट है, उनसे लोकतंत्र को बचाना है। खैरा की गिरफ्तारी होती है तो पंजाब में कहते हैं आम आदमी पार्टी जो है वो लोकतंत्र खत्म कर रही है, बंगाल में कहते हैं राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, ममता बनर्जी लोकतंत्र को खत्म कर रही है। तो बताइए कि लोकतंत्र को खत्म करने वालों के साथ केंद्र में बैठ कर लोकतंत्र बचाएंगे? जी, ओके विवेक, जवाब 30 सेकेंड। 97% केसेस ईडी के सिर्फ अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ हैं। आप दूध के धुले हैं। इन 90% केसेस में से मात्र 2 से 3% ही कन्विक्शन रेट होती है। लास्ट में हैरेसमेंट होता है और तंग कर करके छोड़ा जाता है। यह है आपकी ईडी और यह है आपकी गवर्नेंस। आप कह रहे हैं माई वे और द हाईवे, या तो भाजपा को समर्थन दो, हमारी सुनो, INDIA में मत जाओ, अपोजिशन की राजनीति छोड़ो, और नहीं छोड़ोगे तो हम तंग करेंगे। पर ममता जी भी नहीं है। चलिए, ममता जी भी आपके साथ हैं। मैं इसका जवाब ममता जी भी आपके साथ नहीं है। ममता जी कह रही है कांग्रेस की 40 सीटें नहीं आएंगी। अब ममता जी क्या माईवे और हाईवे की बात कर रही है? देखिए, इसका जवाब दे दो। नहीं, एक सेकंड बताइए। माईवे और हाईवे जो ईडी को कर रहे हो, मैं बिल्कुल बोलूंगा। अच्छा, घोषित आपातकाल था। एक सेकंड जी, आज ला रहे हैं श्वेत पत्र। अच्छा, एक सेकंड, घोषित आपातकाल था। आपने बोला अघोषित आपातकाल है। अघोषित, आपने ये बात 4 बार ही बोली, अघोषित आपातकाल है। लालू यादव को जब जेल हुई थी तो अघोषित आपातकाल हो गया था। बताइए। शिबू बाबू, गुरुजी शिबू सोरेन को जब सजा हुई थी तो अघोषित आपातकाल हो गया था। जवाब दीजिए। इस देश में एक ही बार आपातकाल लगा है जब विपक्ष के तमाम नेताओं को, चाहे वो लेफ्ट के हो चाहे जनसंघ के हो, सबको जेल में डाल दिया गया था। पत्रकारों तक को तो नहीं छोड़ा गया था। वो आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था, कांग्रेस के शासन में लगा था। हिम्मत है तो उस पर बोलिए। लेफ्ट के नेता भी अंदर गए थे। आपातकाल बोलते हैं। आप डेली टेलीविजन चैनल पर आते हैं, मेरे प्रोग्राम में आते हैं, बोलते हैं मेरा देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है आर पार, न्यूज 18 इंडिया सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है आर पार। आप उसमें आके डेली सरकार के खिलाफ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, जो आपके मन में आता है वो बोलते हैं, कोई आपसे प्रमाण भी नहीं मांगता। अघोषित आपातकाल है ये? बताइए। एक सेकंड, बहुत बड़ा शब्द है अघोषित आपातकाल। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए मूव कर रही है सरकार, मूव कर रही है भाजपा। आज एक बिल के ऊपर पूरा डिस्कशन हुआ है उत्तराखंड में, जिसका हम खंडन करते हैं, जिसमें माइनॉरिटीज की आपने आइडेंटिटी को डिसॉल्व करने का षड्यंत्र है। ठीक है, अब हम तो बोलेंगे।
हम क्यों ना बोले? अब जवाब बनता अगर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे तो बोला जाएगा। एक चीज से मैं इत्तेफाक रखता हूं अमीश जी, मैं एक चीज से इत्तेफाक रखता हूं विवेक जी बीच में मत बोलेगा। ये आपातकाल तो है, ये आतंकियों का आपातकाल, भ्रष्टाचारियों का आपातकाल है, और जो लोगों ने परिवारवाद की राजनीति की है उनका आपातकाल जरूर आ चुका है, इसलिए इनको आपातकाल महसूस हो रहा है। परंतु पहली सरकार जो 356 के भोग लगी थी वो थी सरकार नंबूद्रीपाद की। किसने लगाया था? नेहरू जी ने। आज कितने सुर बदल गए कि जिस पार्टी की मुखिया की बेटी का नाम मीसा है, मीसा इसलिए मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आज वो लोग कह रहे हैं इमरजेंसी का काल था, और आज कह रहे हैं कि इमरजेंसी जैसा है। बताइए, भुगत भोग रहे हैं इमरजेंसी के। छोड़ देते हैं। अब मैं आना चाहता हूं करप्शन वाले मुद्दे पर। इन्होंने कहा 97% केसेस उनके ऊपर है जो विपक्ष से है। मैं इनसे पूछना 2014 से पहले किस पे केस थे? एसपी पर, बीएसपी पर, डीएमके पर, टीएमसी पर, उन्हीं पार्टी पे था, आज भी वहीं पर है। मुझे बताइए, यह है कांग्रेस का स्टेटमेंट कि पिनराई विजयन की बेटी भ्रष्ट है। अभी मैंने आपको सुनाया सोनिया गांधी भ्रष्ट है, ये केजरीवाल ने कहा। केजरीवाल को भ्रष्ट कहा सुप्रिया श्रीनेत ने। और बताइए, लालू जी तो कन्विक्टेड करप्ट है भाई, पौनमुड़ी कन्विक्टेड करप्ट है। तो जिनका चरित्र भ्रष्टाचार करने का है उनको निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। बताइए, अब मेरे साथ जो ईडी के लेटेस्ट विक्टिम हैं, एक सेकंड विवेक जी, उनके पास भी आने दीजिए, जेएमएम के तनुज खत्री जी। तनुज जी, अगर ईडी इतनी गलत कार्रवाई कर रही थी तो 10 नोटिस आए, आपके नेता उस 10 नोटिस पे नहीं गए, वो कोर्ट चले जाते, कोर्ट से राहत मिल जाती कि ये नोटिस गलत है। अल्टीमेटली तो देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो इस जेल पे जाना ही पड़ा ना। तनुज जी, देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और उसमें यही कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो आपके चैनल पर लगातार वीडियोस दिखा रहे हैं, वो अगर सिर्फ 2013 से 14 तक का नरेंद्र मोदी जी का अगर वीडियो चला देंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रकार से विजय माल्या करोड़ों रुपया लेकर के, अरबों रुपया लेकर के देश से फरार है, किस प्रकार से मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, इस पर कार्रवाई नहीं होती है। जो स्विस बैंक से पैसा लाने की आप बात करते थे, काला धन लाने की बात करते थे, वो आपके शासन काल में वो 2 गुना 4 गुना उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। और दूसरी तरफ आज जो 31 जनवरी 2023 का डेटा है, ईडी का वेबसाइट का डेटा मैं बता रहा हूं, उसमें 5,900 एफआईआर हुए हैं ईडी के द्वारा। अमीश जी, 5,906 एफआईआर हुए हैं, जिसमें से 24 पर सिर्फ कन्विक्शन हुआ है, 25 में सिर्फ ट्रायल हुआ है कोर्ट पे। 5,000 एफआईआर और सिर्फ 24 कन्विक्शन, ये कैसे हो रहा है? इसका मतलब आपके पास कोई सबूत नहीं रहता है नेताओं के खिलाफ, आप सिर्फ उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। ये तो 5,900 6,000 एफआईआर इसका प्रमाण है। क्यों नहीं कार्रवाई हो पाई? जी देखिए, इन्होंने कहा कि ईडी के 5 मतलब आपसे लोग डरे। देखिए 4 वर्सेस 1 पैनल भी है, तो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं शहजाद, मेरे कार्यक्रम में सबको मैं वक्त देता नहीं, आप वक्त देते हैं, उसमें तो कोई मैं आपसे दो राय नहीं रख सकता। मैं सिर्फ जवाब दे दूं त्वरित। इन्होंने कहा कि 5,900 केस हुए, बिल्कुल सही कहा बात है। कन्विक्शन तब होता है जब मामला ट्रायल में जाता है, मामला ट्रायल में ले जाने का काम कोर्ट का होता है। हमारा काम केवल होता है एजेंसी का चार्जशीट फाइल करने का। चार्जशीट कितने फाइल हुए देख लीजिए, और जितने मामले कोर्ट में गए, चार्जशीट इतनी स्ट्रांग है कि 25 में से 24 में कन्विक्शन हो गया मान्यवर। यही तो सबूत है। और आपको मैं और एक आंकड़ा देता हूं जो सही आंकड़ा है देखने का। आपके समय पर, बीच में मत बोलिए प्लीज तरुण जी, तनुज जी प्लीज बीच में मत बोलिए, पूरा मैं सुन लीजिए। आपके समय पर 4 से लेकर 14 के बीच में ईडी की अटैचमेंट्स की कुल संख्या थी 5,000 करोड़, आज वो 1,15,000 करोड़ है। 14 से लेकर 22 के बीच में। इसका मतलब कि अटैचमेंट होती है प्रॉपर्टी जो ईडी के हाथ में है, वो करती है और वो कोर्ट में भी टिकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बता दीजिए कि अभी तक बेल क्यों किसी को नहीं मिली है। और 14 पार्टियां गई थी ना सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा आते दूसरे मुद्दे पर, आपने कहा विजय माल्या को लोन किसने दिए, और विजय माल्या की सारी हियरिंग हो चुकी है, उनका तो मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। कोर्ट अगर हाँ कर दे तो वहां से आ जाएंगे, कोर्ट के तो हमारे पे कंट्रोल नहीं है। परंतु ईडी ने विजय माल्या और नीरव मोदी दोनों के 90% रिकवरी कर दी है। तनुज, जो मैंने सवाल पूछा था उसका भी जवाब, ईडी के 10 नोटिस में नहीं गए। ईडी के 10 नोटिस में नहीं गए, और अगर गलत था ईडी का नोटिस और आपको लगता तो कोर्ट आप क्यों नहीं गए? ये सवाल पलट के मैं पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, मैं आप उसी का जवाब दे रहा हूं। जी 10 नोटिस में नहीं गई, ये बात ही गलत है। ईडी के पास दो बार, एक बार 9 घंटों के लिए ईडी ऑफिस जाकर के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जवाब देने का काम किया। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ हुई 8.5 घंटों तक, और तीसरी पूछताछ में तो क्या हुआ सबको मालूम है, पूरा देश देख रहा है। उस काली रात को झारखंड के लोग और देश के लोग नहीं भूलेंगे।
जिस प्रकार से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी आधार के गिरफ्तार किया गया। एक वाक्य देखिए, उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया। उन्होंने समझौता नहीं स्वीकार किया। लोकतंत्र की हत्या करना। त्वरित जवाब देखिए, आप भी तो बीच में इन्होंने कहा कि बिना सबूत के किया गया है। अमित जी सुन लीजिए, बिना सबूत के किया गया है तो 5 दिन की कस्टडी कोर्ट ने दी ना, कि अमित शाह जी और मोदी जी ने दी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई ईडी के प्रति देखिए 10-10 नोटिस है, हम अरे रिएक्शन के 4 वर्णमाला बन चुकी है रिएक्शन की ईडी को। ABCD क्या है? ABCD पता है? A फॉर अटैक, ये शाहजहां जैसे लोग अटैक कर देते ईडी पर। B फॉर भाग जाओ, जो हेमंत सोरेन जी ने किया। C फॉर छुप जाओ या कवर अप करो, जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और D फॉर डाइवर्ट करो, जो ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। बताइए कि ईडी के जांच में अगर सहयोग, पहले क्या कहते थे अरविंद केजरीवाल कि पहले इस्तीफा फिर जांच, आज क्या कहते हैं कि जाने दो इस्तीफा, हम नहीं जुड़ेंगे जांच में भी। ये इतना सियासी धर्मांतरण हुआ है क्योंकि अन्ना हजारे के चेले अब लालू के चेले बन चुके हैं। अब तो इन्होंने पोल भी, झारखंड की जनता आपको जवाब देगी। बताइए, पाई का हिसाब होगा। नहीं तो राजेश गुप्ता, क्या अभी भी, क्योंकि आप लोगों ने एक बड़ा सर्वे कराया है, आप लोगों ने पब्लिक के बीच में गए हैं, जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, और आपने कहा कि लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल डटे रहे और हटे नहीं। तो मतलब अगर कुछ होता है तो तब भी सरकार जेल से चलेगी, जो आपकी पार्टी बोल चुकी है। देखिए अमीश भाई, जैसा आपने बताया कि हमारी पार्टी ने तो वो बोला जो पब्लिक ने बोला। अब बहुत सारे के बातें आपने सुनी, शहजाद ने आपको बहुत सारी बातें बताई कि इन्होंने कहा कि हमारा काम तो केस सही बनाना है, हमारा क्या गया ईडी को वो, और हम यही कह रहे हैं कि भाई तुम ही करवा रहे हो, हम तो कह ही रहे कि भाजपा करवा रही है, ईडी या सीबीआई कुछ नहीं कर रही। तो थैंक यू शहजाद का, उन्होंने इस बात को बोला। और दूसरी बात यह है कि जो कहा कि बहुत सारा पैसा अटैच हुआ है, तो मेरा सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया से कितना पैसा अटैच करा आपने, संजय सिंह से कितना पैसा अटैच करा आपने, बताएं कि आम आदमी पार्टी के किसी नेता से आपने कितना पैसा अटैच करा है? कोई आपने अटैच नहीं करा। आप 1 साल से एक पैसा बता दो आप दिखा पाए हो तो, कोई मनी ट्रेल दिखा पाए हो तो। उसके बाद में आप बार बार कहते हो कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट ने कहा था टेंटेटिवली, शहजाद ने टेंटेटिवली शब्द हटा दिया, सारी चीजें बदल दी। आपको 3 महीने का टाइम दिया, प्रूव करो। पहले तो मैं आपको बता दूं अमीश जी, क्योंकि मुझ पर दबाव ये है कि मुझे तुरंत जवाब देना है, वरना इंटरप्शन की एक डर रहता है, इसलिए मेरे मुंह से वो निकल गया, परंतु वो नहीं था भाव। एनीवेज, वो क्योंकि यहाँ पे मुझे जल्दी जल्दी अपने सारे पॉइंट को समाप्त करना पड़ रहा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा ईडी का कितना पैसा मिला, कहाँ रिकवरी हुई। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको हाई कोर्ट का फैसला कोर्ट करके बता रहा हूँ। पेज नंबर 23 मार्च का फैसला है कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के ट्रेल में 100 करोड़ का मिनिमम किकबैक मिला है, ये पहला सबूत। दूसरी बात, आप संजय सिंह का भी अगर लोअर कोर्ट का ऑर्डर देख लीजिए तो उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ का लेन देन उसके घर पे हुआ है, इसलिए उनकी रिमांड आज तक चल रही है, उनको राहत नहीं दी गई है। और आखिरी बात, उन्होंने कहा सर्वे करा के हमने देखा है। अरे भाई, जनता से सर्वे कराए, शराब के ठेके कितने खोलने थे। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, उस बड़ी खबर का हम रुख कर सकते हैं। वेंटिलेटर पर आ गया है विपक्षी गठबंधन, पहले आईसीयू में था। आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बड़ा बयान है, न्यूज एजेंसी ANI को वेंटिलेटर पे आ गया है। इंडिया गठबंधन नीतीश के जाने के बाद, ममता की रुखसत होने के बाद सीधे तौर पे बोला है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। प्रियंका गांधी के एडवाइजर है, कांग्रेस के नेता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बड़ा बयान, वेंटिलेटर पे आ गया है विपक्ष का गठबंधन। ANI को, ANI से यह बातचीत करी है, नीतीश ने कर दिया है अंतिम संस्कार, यह भी कह दिया है, यानी इंडिया गठबंधन समाप्त हो गया है। विवेक मेरे साथ हैं। विवेक जी, क्या कहना चाहते हैं कि अंतिम संस्कार हो गया है इंडिया अलायंस का? ममता जी तो पहले ही कह रही है कांग्रेस की हैसियत है नहीं, 40 सीटें आएंगी नहीं, कांग्रेस को घमंड है, ये ममता जी कह चुकी हैं। तो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, आचार्य प्रमोद कृष्णम, लिस्ट लंबी होती जा रही है। अब नहीं, अब आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान जरूर है, हमारे मित्र हैं, लेकिन अब यही है कि भाई कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कांग्रेस और अपोजिशन और INDIA हम भी हिंदुत्व की राजनीति कर दें। उनके हिसाब से बीजेपी को काउंटर करने का तरीका है कि सारी पार्टियां हिंदुत्व को फॉलो करें, तो हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व चले। तो ये तो मैं तो इस सोच को नहीं मानता, ये गलत है। हर पार्टी अपने एजेंडा के हिसाब से देश की राह को दे, लेफ्ट रहेगा। एक और बहुत बड़ी खबर आ गई है, चुनाव आयोग ने अजीत पवार की पार्टी को एनसीपी असली मान लिया है। अजीत पवार का गुट ही असली एनसीपी है, यानी घड़ी का सिंबल अजीत दादा पवार को मिल गया है, यानी चाचा से भतीजे ने पार्टी ऑफिशियली ले ली है। अब
यानी शरद पवार को यह बहुत बड़ा झटका मान सकते हैं, इंडिया अलायंस को बहुत बड़ा झटका मान सकते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का इससे पहले एक बयान, उससे पहले नीतीश कुमार का छोड़ना, ममता बनर्जी का कहना कांग्रेस में अहंकार है। विवेक, खराब खबरों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। 2024 के चुनाव से पहले यह एक और बहुत बड़ी खराब खबर है। महाराष्ट्र में दोनों बड़े दल शिवसेना बीजेपी के साथ, एनसीपी बीजेपी के साथ, और उनके सिंबल भी उनके साथ। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन का मिसयूज, मैं पहले भी टीएन सेशन का एग्जांपल दे रहा था, जिन्होंने कहा था मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, आई एम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, आई एम नॉट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर हमारे चीसी और जो इलेक्शन कमीशन है इसको भूल चुका है और भाजपा से इंस्ट्रक्शन लेकर के काम कर रहा है। लेना पड़ेगा ईडी, आप ईडी को पॉलिटिकल पार्टीज पे कह रहे हैं, इंडिया अलायंस और भाजपा से। मैं तो ये भी कह दूंगा कि जितने एनजीओज हैं, इलेक्शन कमीशन, जितने एनजीओज हैं उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ, देखिए मैं जवाब दे देता हूँ। 22 तारीख से जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो राम मंदिर तो निर्माण हो चुका है, परंतु देखिए यहाँ पे इनका अवैध ढांचा जो है लगातार गिरता जा रहा है और वहां पर जय श्री राम लोग कह रहे हैं, यहाँ पर राम नाम सत्य की स्थिति आ चुकी है। और बताइए, आपने बताया कि घड़ी का सिंबल हमारे पास आ गया, इनका तो मुहूर्त खराब है भाई। मुहूर्त ऐसा है कि पहले मायावती जी ने मना कर दिया, फिर ममता जी ने मना कर दिया, फिर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बाय बाय कर दिया, उसके बाद आपने देखा कि बिहार में किस प्रकार से नीतीश जी ने बाय बाय कर दिया और स्टार्टिंग में मिलिंद देवरा ने बाय बाय कर दिया। तो मुहूर्त खराब है, इसीलिए घड़ी भी हमारे साथ है, समय भी हमारा है, यही समय है, सही समय। और एक वाक्य केवल कहना चाहता हूं, देखिए उन्होंने कहा कि हमने एजेंसीज को हमारा कहा, बिल्कुल प्लीज विवेक जी, 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 प्लीज अपने अपने समय पे विवेक जी प्लीज। इन्होंने कहा कि एजेंसीज हमारी है, मैंने यही बोल देना कि अजीत पवार को भी मानते हैं। प्लीज विवेक, एक सेकंड भाई। इन्होंने कहा कि एजेंसीज हमारी, ये स्टेटमेंट आप अजीत पवार पे कमेंट करिए। जी जी जी, कर रहा हूं। 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि एजेंसीज हमारा है, ये मैंने स्टेटमेंट दिया, बिल्कुल ये स्टेटमेंट डंके की चोट पे दिया, क्योंकि देश की एजेंसी, देश की आर्मी, देश का कोर्ट हमारा है, हमारा लोकतंत्र है, हमारी एजेंसीज है। परंतु भ्रष्टाचारी आपके कहां से हो गए राजेश जी? भ्रष्टाचारी आपके कहां से हो गए? जिनको आप कहते थे बच्चों की कसम खाते, भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाएंगे, जिनके लिए कहते थे भ्रष्टाचारियों की हम खैर लगाएंगे, क्लास लगाएंगे, बच्चों की सौगंध खाते हैं कि भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे, आज भ्रष्टाचारी हमारे हो गए। राजेश गुप्ता, इंडिया अलायंस को झटके में झटका। अच्छा, आपने दोनों बड़ी खबरें देखी। अमीश भाई, आपने दो खबरें ब्रेक करी, आपने दो खबरें ब्रेक करी। एक खबर आपने ब्रेक करी कि जो कांग्रेस का यूपीए का शासनकाल था उसके ऊपर बीजेपी व्हाइट पेपर लेके आने वाली है। अच्छा ये होता गड़े मुर्दे उखाड़ने की बजाय 2014 से जो अब तक की सरकार चलाई है भाजपा ने, उसके ऊपर व्हाइट पेपर लेके आती, बनाती कि नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ, बताते कि संसद के ऊपर हमला कैसे हो गया, बताते कि उनके सांसद ने क्या चिट्ठी लिखी जिसकी वजह से वो लोग अंदर आ पाए, जिन्होंने संसद के अंदर वो कागज फेंके। कोई व्हाइट पेपर अपने ऊपर आएगा, बताएंगे कि इन्होंने सरकार के अंदर क्या क्या करा। खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मैं चौराहे पे खड़ा हो जाऊंगा, मुझे पकड़ लेना, ठीक है। बताए कोरोना के अंदर क्या क्या करा, कैसे लोगों की डेथ हो रही है इंजेक्शन को लेने से, नहीं बता पा रहे, उस पर व्हाइट पेपर आना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा कि घड़ी का सिंबल आ गया। आप यकीन मानिएगा, हालात ऐसे बन चुके हैं कि मोदी जी चाहेंगे और इलेक्शन कमीशन उनकी मदद करेगा तो हाथ का सिंबल भी ले लेंगे और सारे सिंबल ले लेंगे। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि जो भाजपा का कार्यकर्ता गली विधायक सारे नहीं, पर आप लॉजिकली पूछेगा, देखिए आप लॉजिकली बात करिए। अगर विधायक अजीत दादा पवार के साथ होंगे, पार्टी के पदाधिकारी अजीत दादा पवार के साथ होंगे, तो शरद राव पवार ने कंटेस्ट तक नहीं करा अपने सिंबल के लिए। भाई सवाल, उनको पता था कि पार्टी विधायक सब अजीत पवार के साथ है। अमीश भाई एक मिनट, मेरा सवाल यह है कि उस भाजपा के कार्यकर्ता का क्या होगा जो मेहनत करके, हिम्मत करके भाजपा के लिए बात करता है। ये अजीत दादा पवार को लेके आएंगे, ये शिंदे ने को लेके आएंगे, उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो भाजपा के लोगों के साथ तो धोखा है, भाजपा के कार्यकर्ता के साथ जवाब मेरे पास समय की कमी है, तो क्विकली। राजेश जी, आप उन लोगों की चिंता कीजिए जिन्होंने अपने 100 रुपए बचाकर आपको चंदा दिया था और आपने कहा था बच्चों की सौगंध खाते कांग्रेस के साथ कभी नहीं मिलेंगे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम काम करेंगे, बड़ा मकान नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे। आज उस पर यू टर्न करके, सियासी धर्मांतर करके आप कहां बैठे हो कि आप ऐसे बैठे हैं कि यूपीए के कार्यकाल के भ्रष्टाचार गिनाते थे आप, आज व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं। हम व्हाइट पेपर ला रहे हैं, व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं। ये स्थिति में आ चुके हैं कि लालू के शागिर्द बन चुके हैं। राजेश 10 सेकंड्स का रिबटल। राजेश जी देखिए, मैंने अभी कुछ सवाल करे, शहजाद ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वो विपक्ष से सवाल पूछते हैं। दिक्कत इस बात की, यार भाई सरकार भी तो कोई जवाब दे दे।
सरकार कोई जवाब नहीं देगी, बस सवाल करेगी। मैंने कुछ सवाल करे। जी जी, जवाब ही तो दे रहे हैं, व्हाइट पेपर से जवाब तो मिलेगा आपको। लेकिन एक सवाल है, देखिए बार-बार लोकतंत्र की हत्या की बात होती है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या का जिक्र किया, खासतौर पर जो चंडीगढ़ मेयर वाला मामला था, उस पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो मैं वैसे तो कोई भी टिप्पणियों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु एक बात मुझे बड़ी खुशी है अमीश जी, आपके शो पर 7:45 को बोल रहा हूं कि कम से कम अब से ये नहीं कहेंगे कि कोर्ट हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि कोर्ट को बोल रहे हैं, कोर्ट को कोर्ट करके बोल रहे हैं, इसका मतलब लोकतंत्र बहाल है। कोर्ट बहाल है तो विदेशी धरती पर जाकर भारत में हस्तक्षेप मांगना बंद कीजिए। देखिए ना, ऐसा है कि इसका मतलब तो फिर लोगों का विश्वास कैसे होगा जो हुआ? अमीश जी मैं तो ये कह रहा हूं कि फाइनल ऑर्डर जब आ जाएगा उस पर विस्तृत फाइनल ऑर्डर जब आएगा, परंतु एक चीज बताइए कि लोकतंत्र सुरक्षित है ना, कोर्ट सुरक्षित है ना, अब हमारे कठपुतली नहीं है ना हाथों की। तनुज खत्री, कोर्ट पर तो ये यकीन है ना अब आपको? ऐसा तो नहीं हो सकता कि ईडी जब कोर्ट जब आपकी तरफ फैसला दे तब आप यकीन करें और जब ना दे तो ना करें। तनुज खत्री 30 सेकंड। तनुज जी। नहीं, बिल्कुल यकीन है कोर्ट पर, लेकिन जो ये संविधान को तोड़ने और मरोड़ने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर यकीन नहीं है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि अजित पवार, तनुज जी हर बात को मानिए ना, लेकिन अनमिसेबल इंटरव्यू स्मृति ईरानी का, बहुत जबरदस्त इंटरव्यू, अभी देखिए, तुरंत देखिए। स्मृति जी आपका अभिनंदन है न्यूज 18 के मंच पर। कांग्रेस तो तब भी थी जब देश में कुछ भी नहीं था, बताइए क्या कहती हैं आप? देश रहेगा, कांग्रेस रहेगी या नहीं रहेगी, ये जनता को डिसाइड करना है। लेकिन जिस अहंकार की अनुभूति इस मंच ने कांग्रेस के एक नेता के माध्यम से देखी, मुझे लगता है वही अहंकार 2014 में, 2019 में तो चकनाचूर हुआ ही था। 24 में पुनः वो अहंकार चकनाचूर होगा, ये मोदी के वोटर की गारंटी है। जी, प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा में भाषण हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने आज मोटर मैकेनिक की भी बात करी और अलाइनमेंट की भी बात करी। तो अलाइनमेंट विपक्ष की बिगड़ रही है, दिख रही है, लेकिन आप लोगों की अलाइनमेंट जो है वो सुपर कॉन्फिडेंट दिख रही है। कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है स्मृति जी? आपने जितना प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक सफर को देखा है, तो उसको देखते हुए कम से कम जितने भी विशेषज्ञ हैं राजनीति के, वो इस बात से सहमत होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कॉन्फिडेंस से ओतप्रोत होते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के कभी शिकार नहीं हुए। और जब हमारे सर्वोच्च नेता स्वयं लोकतंत्र के मंदिर में डंके की चोट पर कहते हैं कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सुशासन के मुद्दे पर जनता के मध्य में जो अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है, जनता का सतत हर चुनाव में नरेंद्र मोदी के प्रति जो भाव रहा है, उसको देखते हुए ही इस आंकड़े को कहा है सदन में, और मोदी ने कहा है तो मोदी ही मुमकिन कराएंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी एनडीए का नंबर 400 पार कहते हैं, तो राहुल जी की न्याय यात्रा भी चल रही है और कांग्रेस को लगता है कि उस न्याय यात्रा से 100 सीटों पर डायरेक्ट असर पड़ेगा, और जब डायरेक्ट असर पड़ेगा तो फिर बीजेपी 400 पे कैसे आ जाएगी? हमने ये असर देखा था विधानसभा के चुनाव में, जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी थी, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो अगर ये जानते हुए कि जहां जहां राहुल गांधी ने पग धरे हैं वहां पर कांग्रेस को हार के अलावा कुछ नहीं मिला, तब भी उनकी जिद है कि वो यात्रा निकालें तो निकालें। लेकिन चूंकि आपने खड़गे जी के सत्र का उल्लेख किया, तो ये भी आपने शायद बारीकी से देखा होगा कि जब आपके पत्रकार ने उनसे पूछा कि खड़गे जी कितनी सीटें आएंगी, तो उसका जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के नहीं दे पाए। एक सवाल, आप बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, जेपी नड्डा कहते हैं, आप कहती हैं, लेकिन अब तो खड़गे जी अध्यक्ष है, तो परिवारवाद है क्या? आज भी प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बोला आज भी अगर एक परिवार चला रहा है, आज भी अगर आप खड़गे जी की व्यवस्था को देखें जी, तो अगर कुर्सी पर मध्य में और मुख्य कुर्सी पर कोई बैठता है, तो वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बल्कि गांधी परिवार का कोई सदस्य बैठता है। तो क्या जो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री का कार्यालय रिमोट कंट्रोल से चलते देख रही थी, क्या आज पार्टी के अध्यक्ष का ऑफिस भी वो रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं? ये कहीं ना कहीं विश्लेषण का विषय है। अब तो अमेठी में आपने घर भी बना लिया है, नए घर की आपकी तस्वीरें देखी, और
इसका मतलब इस बार भी अमेठी की तैयारी पूरी है। और इस बार अगर भाई की बजाय बहन आ गई लड़ने के लिए तो क्या करेंगे स्मृति जी? मुझे लगता है 2019 के चुनाव के बाद उस पूरे इलाके ने मिजाज सा बना लिया है कि गांधी खानदान को वो धूल चटाएंगे, और ये अहंकार का विषय नहीं है। 2019 के बाद 2022 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, 5 में से 4 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। वो हार के इतने करीब अपने राजनीतिक इतिहास में लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कभी नहीं रहे जितना 2024 में है। तो क्या आपको लगता है कि बीते 5 सालों के अंदर या फिर बीते 10 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी ने इतना काम कर लिया है कि बीजेपी को 400 पार, एनडीए को 400 पार का मैंडेट मिलेगा, लेकिन ईडी और सीबीआई का भी इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, ऐसा विपक्ष के अधिकतर नेता कह रहे हैं। देखिए, एक मुख्यमंत्री जेल में चले गए हेमंत सोरेन, दूसरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का सम्मन जा रहा है। तो आप लोग चाह क्या रहे हैं? मतलब देखिए, चारा खाएं वो, घोटाला करे वो, जमीन खाए उनका दामाद, और आरोप आप ईडी पर मढ़ेंगे तो ये कहाँ का नया है। और जहां तक राजनीतिक भूचाल की बात है तो अमेठी क्या सुनने में आए, रायबरेली की सीट में भी कोई भूकंप आने वाला है। जो अमेठी में सीट बदल रहे थे, अब शायद रायबरेली में भी सीट बदलाव की अटकलें आ रही हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इलाके में मिजाज ऐसा है कि गांधी खानदान को हराया जाए और इलाके को कांग्रेस पार्टी से, गांधी खानदान से मुक्त किया जाए। मेरे 2 और सवाल हैं। क्या महंगाई एक विषय है जिसको बार बार विपक्ष उठाता है और महंगाई के विषय के ऊपर बीजेपी के पास जवाब नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी ने देश की संसद में महंगाई के संदर्भ में भी जिन आंकड़ों का उल्लेख किया, श्रीमती सोनिया गांधी सामने विराजमान थी, उन्होंने एक भी उसके खिलाफ स्वर नहीं उठाया। ये सत्य है कि जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, साल 2014 में सरकार परिवर्तन से पहले डबल डिजिट का इन्फ्लेशन हमारे देश ने देखा। तब ना कोविड की भयावह कोई परिस्थिति रही, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 देशों के बीच में कोई द्वंद्व रहा। तब भी महंगाई ऊंचे दर पर रहने का कारण क्या, इसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पाई। इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब जब कांग्रेस आई है संग महंगाई लाई है, तो उस पर जोरदार तालियां बजी हैं सदन में। लेकिन 80 करोड़ लोगों को भोजन देना पड़ रहा है। अगर देश इतना आगे बढ़ रहा है तो 80 करोड़ लोगों को भोजन क्यों देना पड़ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का जो एक कवच मिलता है मेडिकल का, वो क्यों मिलता है? ताकि अगर दरिद्र परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो दरिद्रता में और वो परिवार ना जकड़ा जाए, उस परिवार को सामान्य तौर पर एक हॉस्पिटल की मर्यादा में, परिधि में स्वास्थ्य के अच्छे लाभ मिले। ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। दूसरा, एक तरफ हम एमएसपी ऑपरेशंस चलाते हैं कि किसान का हक हम लोग संरक्षित करते हैं, सुरक्षित करते हैं, कि 17 लाख करोड़ से ज़्यादा का एमएसपी ऑपरेशन हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ। और तीसरी ओर कोविड की परिस्थिति, जो विषम परिस्थिति थी, उसमें जो हमारी रूरल परचेजिंग पावर है उसको अगर संरक्षित रखना है और हर परिवार की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो आगामी 5 सालों तक खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से ये 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन देने का निर्णय लिया है, वो सराहनीय है। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुआ और उस चुनाव के अंदर बीजेपी का नंबर कम था, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया और कांग्रेस और आपका कैंडिडेट हार गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस विषय पर एक बड़ी टिप्पणी करी है। क्या कहना चाहती हैं आप इस विषय के ऊपर? कोई भी चुनाव देश में चुनाव आयोग के संरक्षण में होता है, सानिध्य में होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया के संदर्भ में चुनाव आयोग के ऊपर और चुनाव आयोग की गतिविधि के ऊपर कोई टिप्पणी की है, तो ये दोनों ही हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ हैं। किसी एक पर टिप्पणी करना मेरे लिए संवैधानिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के अमेठी या रायबरेली से लड़ने की बड़ी चर्चा है। अमेठी से चर्चा नहीं है, चर्चा करने की भी हिम्मत नहीं बची। और आपको लगता है कि बहन आए, भाई आए, दामाद आए, अमेठी में कमल का फूल पुनः खिलेगा। और जैसे कि मैंने कहा, अटकलें तो ऐसी लग रही हैं कि अब तेलंगाना से भी निमंत्रण आ रहा है गांधी परिवार को कि रायबरेली की सीट छोड़ दीजिए, आप तेलंगाना से चुनाव लड़िए। ये डर का माहौल है गांधी परिवार में, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश की हर सीट पर कमल का फूल खिलाएंगे। इस बार
अमेठी के बाद रायबरेली में भी इतिहास बनाएंगे। स्मृति जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन इस चर्चा के लिए, हमें समय देने के लिए।